भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा के संदर्भ में हम भाग 4 के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था की इस डिजिटल कक्ष में बीए तृतीय वर्ष में इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व बंदोबस्त की एक प्रमुख व्यवस्था है। इस बंदोबस्त के अनुसार प्रत्येक रैयत अर्थात किसान को या पंजीकृत भूमिपत को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। वह अपनी भूमि गिरवी रखने, बेचने तथा भूमि के अनुभाटन यानी सबलेट करने के लिए स्वतंत्र था। जब तक वह भूमि कर चुकाता रहता था तब तक उसे अपनी भूमि से वंचित नहीं किया जाता था। यह व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की हुई उनमें सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी का 12 महल जिला आता है। इस जिले के राजस्व संबंधी बंदोबस्त के लिए कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया। इसके बाद यह व्यवस्था दक्षिण पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत में लागू की गई। इस व्यवस्था का आधार स्रोत क्या था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। शारदा राजू ने लिखा है कि इस नवीन व्यवस्था का संस्थापक टॉमस मुनरो पहले लगान दर को संयमित बनाने का पक्षधर था, लेकिन इस बीच वह इंग्लैंड गया तथा वहाँ से लौटने पर उसके विचार बदल गए तथा उसने इस बंदोबस्त व्यवस्था में भू लगान की दरें बहुत अधिक रखीं। इसी संदर्भ में एरिक स्टोक्स का कहना है कि जेम्स मिल तथा बेंथम जैसे उपयोगितावादी एवं उपभोगवादी चिंतकों ने इंग्लैंड से अनेक विज्ञप्तियां भेजीं, जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि उपज का सभी अधिशेष राजस्व के रूप में कंपनी द्वारा ले लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ विचारकों ने यूरोप में प्रचलित उस बौद्धिक विचारधारा को इस नई भू राजस्व व्यवस्था का आधार बताया जो रिकॉर्डों तथा माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों के भाटक संबंधी सिद्धांतों से प्रेरित थी। जबकि रॉबर्ट एरिक फ्रैकेनबर्ग यूरोपीय आर्थिक सिद्धांतों की भूमिका को रैयतवाड़ी व्यवस्था की उत्पत्ति में नगण्य मानते हैं। उनका मानना है कि समाज तथा राज्य के संबंधों पर परंपरागत राजनीतिक घटनाक्रम और स्थानीय प्रभाव का अधिक महत्व रहता था। सभी शाही शक्तियों को, जिनमें ब्रिटिश कंपनी भी शामिल थी, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए परंपरागत प्रभावों के अनुरूप अपने शासन को ढालना जरूरी था। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति परंपरागत सामाजिक संरचना को नकार नहीं सकती थी, तथापि उससे प्रभावित थी। आरंभ में यह व्यवस्था 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। फिर जब इस व्यवस्था से कैप्टन कर्नल रीड का विश्वास उठने लगा, तब मुनरो का इस पर गहरा विश्वास हो गया। सन 1796 ईस्वी में रीड ने वार्षिक लगान निर्धारित करने की मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में घोषणा की, जिसकी मुनरो ने कड़ी आलोचना की। सन 1797 ईस्वी का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विरुद्ध था, लेकिन तब तक मुनरो इस पद्धति का कट्टर समर्थक बन चुका था। इसीलिए निजाम से प्राप्त क्षेत्र का जब मुनरो को कलेक्टर बनाया गया, तब उसने वहाँ भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस प्रकार थोड़े समय के स्थगन के बाद यह व्यवस्था सन 1818 ईस्वी में पुनः लागू की गई। अपने निजी योगदान के प्रदर्शन की गुंजाइश होने के कारण यह व्यवस्था तत्कालीन युवा कलेक्टरों को बहुत लोकप्रिय लगी और पसंद आई।
इस पद्धति की सफलता ने स्थायी बंदोबस्त की उपयोगिता पर संदेह पैदा किया। सन 1855 ईस्वी में रैयतबाड़ी व्यवस्था के उपज के 30% भाग जो राज्य सरकार वसूलती थी, उसे सन 1865 ईस्वी में 20% और बढ़ा दिया गया। अब कुल उपज का 50% कर के रूप में लिया जाने लगा। सन 1877-78 ईस्वी के महाअकाल के समय इस बंदोबस्त के दोष उभर कर सामने आए। रैयतबाड़ी व्यवस्था के नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव से संबंधित दो भिन्न विचारधाराएं हैं। प्रथम वर्ग में फ्राइकेनबर्ग जैसे विचारकों को रखा जा सकता है, जिनका विचार है कि प्रारंभिक अवस्था में कंपनी अधिकारियों को स्थानीय परंपराओं, मूल्यों एवं लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बहुत कम ज्ञान था। अतः इस व्यवस्था को प्रथम दृष्टया विघटनकारी महसूस किया गया। लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ तो कंपनी ने 1852-53 के दौरान अपने चार्टर के नवीनीकरण के लिए गठित संसदीय जांच समिति में इस बंदोबस्त के दोषों को स्वीकार किया। इस व्यवस्था की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट के पश्चात सन 1855 में विज्ञप्ति जारी कर मद्रास सरकार ने स्वीकार भी किया था। निसंदेह आजकल प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमि करों के भारी दबाव के चलते कृषि का विकास का जो रास्ता है वो रुक गया है। समाजतः इस विचारधारा का मानना है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था अर्थात 1792 से 1827 ईस्वी तक में इससे सामाजिक व्यवस्था अथवा संरचना में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। यद्यपि इस व्यवस्था में मिरासीदार जो विशेषाधिकार प्राप्त परंपरागत संस्थाएं थीं के अतिरिक्त ब्राह्मणों, उलकुंडी के साथ साथ ग्रामीण नेताओं, कादिम आदि के अधिकारों को सन 1855 के बाद फिर स्वीकार कर लिया गया। परंतु यह परिवर्तन का भी काल था जिसके अंतर्गत प्राचीन सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का आधार बदला जा रहा था। दूसरी ओर परंपरागत विचारधारा वाले अध्येताओं का मजबूत विचार है कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू होने से भूधृति संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका तर्क है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजस्व प्रणाली से परंपरागत ग्रामीण संरचना का विखंडन होने लगा। थोड़े समय बाद इसमें रेल विस्तार तथा अन्य बाहरी दबाव जैसे दबाव भी योगदान देने लगे। इस व्यवस्था में लगान वसूलने की प्रणाली में लचीलापन न होने से तथा लगान राशि अधिक होने से किसान महाजनों पर निर्भर होने लगे। फलतः पेशेवर महाजनी के चलते समाज में सूदखोरी जैसी विकृतियां अस्तित्वमान हुई। शारदा राजू जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ग्रामीण हस्तकारी उद्योगों, हथकरघा आदि के पतन से ग्रामीण कारीगर वर्ग भी कृषि क्षेत्र में अपनी जीविका तलाशने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति अनुपात तेजी से परिवर्तित होने लगा। फलतः कृषि क्षेत्र का संपूर्णता में पतन हुआ। सन 1855 के बाद प्रत्येक आवर्ती व्यवस्था में लगान का निर्धारण राजस्व अधिकारी के विवेक पर किया जाने लगा। इस प्रकार रैयत का लगान नियत या सुनिश्चित नहीं रहा। इतना ही नहीं, लगान न बढ़ाए जाने की गारंटी भी नहीं थी और कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए धन तथा श्रम खर्च करने या विनियोग करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं रहा था। फलतः कृषि उत्पादन की मात्रा में कमी आई। मजदूर या खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं की गई। किसान ऋणग्रस्तता तेजी से बढ़ी। इन सभी कारणों से कृषि में गिरावट आई तथा भूमि अलाभकारी हो गई। उसमें बहुत लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कृषि से लाभ मिलना जब बंद हो गया तो यह व्यवस्था जन आलोचना का पात्र बन चुकी थी। समाजतः
हमें इस महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गईं। लगान की शर्तें अस्थायी तथा परिवर्तनशील थीं। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल अर्थात 51% भूभाग पर लागू हुई। 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 मील जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1820 से 1827 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1825 ईस्वी में लागू किया गया। इसे लागू करने में एल्फिंस्टन तथा चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही। 1835 ईस्वी के बाद विग्नेट महोदय ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन तथा अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इसमें 30 वर्ष बाद लगान दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को मिला तथा इस व्यवस्था का दोष यह था कि इसके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चुंगल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। ज्ञातव्य है कि कृषि भूमि का 51% भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। हम अगले व्याख्यान में महलवाड़ी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें या व्हाट्सएप से मुझे सूचना दें और अगले व्याख्यान में मिलते हैं। धन्यवाद।